नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की पार्टी मुख्यालय में बैठक। पीएम मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में की शिरकत। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का शुक्रवार को रखेंगे आधारशिला। ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलेगा नए रास्ते। चुनावी रेवड़ी की सियासत वाले इंडी शासित राज्य आर्थिक बदहाली का शिकार। बिगड़ी हिमाचल की आर्थिक स्थिति। सीएम सुक्खू का मंत्रिमंडल 2 महीने तक नहीं लेगा वेतन। भाजपा ने बोला हमला। कांग्रेस की नीतियों और कुशासन को बताया जिम्मेदार। बारिश और बाढ़ के कहर से गुजरात बेहाल। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने सीएम से बात कर ली स्थिति की जानकारी। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में तेज हुई इंसाफ की मांग। भाजपा का 7 दिनों का धरना। सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल को लिखा पत्र। पीड़िता के माता पिता ने न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए देश का जताया आभार। भारतीय नौसेना की ताकत को मिली और धार। बेड़े में शामिल हुई परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात। विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री ने नौसेना में कराया शामिल। असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब होगा अनिवार्य। विधानसभा से पारित हुआ विधेयक। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा खत्म होगी बाल विवाह और काजी व्यवस्था। बहु विवाह को खत्म करना होगा अगला लक्ष्य। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 90 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। इस बीच पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राज्य कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। इन सब के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की। अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के पास वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना की शुक्रवार को आधारशिला रखेंगे। ये बंदरगाह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए रास्ते खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू के निकट वाधवन में भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस बंदरगाह का निर्माण वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL द्वारा किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB द्वारा गठित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV है। इस परियोजना की लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में प्रमुख बुनियादी ढांचे, टर्मिनल और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचों का विकास शामिल होगा। वाधवन पोर्ट को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाधवन में सभी मौसमों के अनुकूल एक ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा। मुंद्रा और JNPA दोनों की क्षमता लगभग एक जैसी है। दोनों की क्षमता 7.5 मिलियन कंटेनर, जिसको TU कहते हैं, वो है। इसकी क्षमता 23.4 मिलियन TUs होगी। तो ये लगभग जो अभी जो बंदरगाह हमारे हैं उनके तुलना में 3 गुना बड़ा होगा। JNPA के अध्यक्ष ने बताया कि ये बंदरगाह प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारों और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के निकट है।
ये बंदरगाह प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे आईमैक और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम कर सकता है। G20 में आईमेक कॉरिडोर की जो बात हुई है, जैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ये बंदरगाह होगा। वाधवन बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। वाधवन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाहों में से एक होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस बंदरगाह से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने, स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस बंदरगाह के बनने के बाद स्थानीय आबादी को उम्मीद है कि इससे रोजगार के कई अवसर बढ़ेंगे, जिससे इलाके की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एशिया में सबसे बड़ा माना जा रहा है आज तक का, वो वाधवन बंदर हमारे जिले में आ रहा है, इसलिए ये जिलावासी करके मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो वाधवन बंदर बना है वो सबसे पहले तो हमारे पालघर जिले के सबसे खुशी की बात है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के तारीख में भारत में सबसे बड़ा पोर्ट पालघर में आने वाला है और उस वजह से पालघर का नाम पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से लगभग 12 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को होगा और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। ऐसे में आने वाले समय में वाधवन बंदर एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट उभर कर सामने आ सकता है। शीर शिलार, डीडी न्यूज, पालघर। भारतीय विदेश सेवा IFS के प्रशिक्षु अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस बैच में 15 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 36 IFS अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। PM मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि आज का भारत आपसी सम्मान और गरिमा के साथ समान स्तर पर दुनिया के साथ संवाद करता है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विदेश नीति की सफलता की सराहना की और अपनी आगामी जिम्मेदारियों और इससे संबंधित कार्यों पर उनसे सुझाव और मार्गदर्शन मांगा। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि वो जहां भी तैनात रहें, उन्हें गर्व के साथ देश की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए और जहां भी मौका मिले उसका प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 31वीं बैठक गुरुवार को बीजिंग में आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ईस्ट एशिया गौरंगलाल दास ने की। वहीं चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक होंगलियांग ने की। इस साल जुलाई में अस्ताना और वियंतियाने में हाल ही में हुई बैठकों में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान खोजने के उद्देश्य से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मतभेदों को कम करने और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के विचारों पर सहमति जताई। इसके लिए उन्होंने कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से गहन संपर्क के लिए सहमति व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है। प्रदेश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कर्ज से निपटने के लिए सरकार और कर्ज ले रही है, जिससे राज्य के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर्ज के शिकंजे में फंसती जा रही है। राज्य सरकार के गैर जिम्मेदाराना आर्थिक कदमों के चलते हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति से गुजर रही है। सरकार को पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया ऋण लेने की नौबत आ पहुंची है। 16वें वित्त आयोग के मुताबिक राज्य सरकार को अगले 5 साल में ऋण का ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए 70,718 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। हिमाचल सरकार को इसमें से 44,617 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि उनकी कैबिनेट के सदस्य अगले 2 महीने तक वेतन और अन्य कई भत्ते नहीं लेंगे।
आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश सरकार पर तेजी से कर्ज बढ़ा है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में हिमाचल पर 94,900 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। साथ ही सरकार पर 10,000 करोड़ से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी भी बकाया है। कई कर्मचारियों व पेंशनर का 3 से 4 लाख रुपए से भी ज्यादा का एरियर बकाया है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुमान के मुताबिक राज्य में प्रति व्यक्ति 1,17,000 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। राज्य सरकार के ऋणों की निर्भरता भी अब ओपन मार्केट के लोन पर है। वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य का करीब 44% लोन ओपन मार्केट से था, जबकि 2022-23 में यह बढ़कर 53% पर पहुंच गया है। हमारे यहाँ सैलरी, पेंशन, जो लोन हम लेते हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट, लोन की प्रिंसिपल पेमेंट पे ही लगभग 60% पैसा जो है खर्च हो जाता है। तो डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 30% के करीब पैसा बचता है। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर सीएजी की ओर से लगातार बताया गया है कि राज्य सरकारों का सब्सिडी पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। मुफ्त बिजली पानी से लेकर बस यात्रा जैसी तमाम ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना और सत्ता पाना होता है। ऐसे ही कदम राज्यों को कर्ज के जाल में फंसा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए जल विद्युत उत्पादन पर वाटर सेस लगाया था, जिसे सरकार को करीब 4,000 करोड़ रुपए सालाना आय की उम्मीद थी। मगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की इस हालत के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पूरी तरह जिम्मेदार बताया है। जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुक्खू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं। 1 लाख करोड़ का हिमाचल प्रदेश का ऋण का आंकड़ा पार होने वाला। इतनी मुसीबतों के बीच फंसी हिमाचल सरकार के लिए बचने के कई रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का 5% लोन लेने की सीमा भी अब घटकर 3.5% पर आ गई है। राज्य सरकार को अब सालाना केवल 9,000 करोड़ रुपए सालाना ऋण लेने की ही छूट है, जबकि इससे ज्यादा रुपए हर साल पुराना कर्ज लौटाने और ब्याज देने में खर्च हो रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी लगातार कम हो रही है। 2021-22 में इसके तहत हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी, जो 2025-26 में घटकर केवल 3,257 करोड़ रह जाएगी। हिमाचल में ओपीएस की बहाली के बाद केंद्र सरकार से एनपीए के बदले मिलने वाले मैचिंग ग्रांट भी बंद हो गई है। राज्य सरकार को कर्ज के इस जाल से निकलने के लिए वित्त आयोग से मदद मांगनी पड़ रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का भुगतान करने में मुश्किल झेल रही सरकार से राज्य की जनता की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। इतने मुश्किल आर्थिक हालात के बीच राज्य के विकास को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक का गांव शाहपुर किस तरह से विकास की इबारत लिख रहा है। यहाँ के किसान सब्जी विदेश भेज रहे हैं। सरकार की संस्था एपिडा की मदद से और महिलाओं की भी भारी भागीदारी इसमें है। ये रिपोर्ट देखिए। जो कोई सोच नहीं सकता है, उस सोच को लेकर चलते हैं देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद। बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की, लेकिन पूरे किसान परिवार को जोड़ देते हैं। ऐसे कार्यक्रम उन्होंने बनाए और सरकार की जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से इसको क्रियान्वित कर रही हैं। एपीडा के जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं डॉक्टर सीबी सिंह जी, ये शाहपुर गांव में हम लोग हैं। सीबी सिंह जी, ये क्या है जो आपकी संस्था किसानों को दे रही है? कृषि निर्यात एक सपना भारत सरकार का, उस क्षेत्र तक पहुंचना जहां पे कि कभी हम नहीं थे। गंगा का यह क्षेत्र, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये क्षेत्र है। आज हम कह सकते हैं कि जो 2019-20 से सपना देखना हम लोगों ने शुरू किया, जब एपिडा ने वाराणसी में ऑफिस खोला, छोटे से मैं और संक्षिप्त में कहूँ कि ऊंचाइयाँ किसानों के सहयोग से, उनके कर्म से और इस मिट्टी की जो ताकत है, जैसा हम लोग इसको अनुभव कर चुके हैं
आज इसकी पहचान विदेशों तक हो गई है और ये उड़ान जो विगत सालों में जीरो था, 1918 में अगर हम बात करें, आज हम 750, 800, 900 के आसपास रिच कर गए साल के। और अभी इसी जुलाई के महीने में पहली बार हम लोगों ने 150 मीट्रिक टन केवल हवाई जहाज़ के मार्ग से बनारस के एयरपोर्ट से विदेश को निर्यात किया है। शायद ये सपना जब हम लोग आए थे तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ के जो कर्मठ किसान हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, इन लोगों को अपीडा ने जोड़ा, यहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ा, यहाँ के एफपीओ को एक्सपोर्टर बनाया। आज इस क्षेत्र से 30 से 35 एफपीओ एक्सपोर्टर बने हुए हैं और 7 से 8 एक्सपोर्टर डायरेक्ट कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। राजभर जी, ये जो आप काम कर रहे हो, इसमें किस तरह की अनुभूति हो रही है और किस तरह से महिलाओं को फायदा पहुंचा है? सर, महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं मधुदशा फ्रेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा से, और एपीडा के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। साल में कम से कम यहाँ की महिलाओं के 20 से 25 लाख रुपए का हम लोग रोजगार दे चुके हैं। ये महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, और जो महिलाएं हैं इनमें एक बिंदु जी हैं जो इसमें लीड कर रही हैं महिलाओं को। जो हम लोग यहीं सब्जी चयन करते हैं, छोटे छोटे सब्जी भेजते हैं, जो भिंडी है छोटे छोटे, वहाँ अपरवर है वो एकदम अच्छे भेजते हैं, जो पके नहीं है, फूटे नहीं है, दबे नहीं है, इसको हम लोग बाहर भेजती हैं और हमारी महिलाएं सब काम करती हैं और सब मिल करके, और ये सब हम लोग को बेनिफिट कम से कम महीने में 7-8 हज़ार रुपया हो जाता है। और हमारी सभी दीदियाँ काम करती हैं। प्रधानमंत्री की योजना से हम लोग को अच्छा कारोबार मिला है। हमारी दीदियाँ सब खुश हैं कि हमको रोज़गार और भी भैया लोग बढ़ाएं और हम लोग और अपना रोज़गार महिलाएं सारी अपना कार्य करें। ये जो सोच है प्रधानमंत्री की, अगर आप इस गांव में, जहां मैं शाहपुर में हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रियान्वित हो रही है एपीडा के माध्यम से। ये जो युवा हैं जो मुंबई में काम करते थे वो अपने गांव में आए, यानी माइग्रेशन को भी रोक रही है यह संस्था एपीडा इस निर्यात के माध्यम से। ये महिला हैं जो आय पा रही हैं अपने गांव में ही, अपने कुछ घंटे व्यतीत करके भिंडी परवल जैसी सब्जियों का चयन करती हैं जो विदेशों में भेजी जाती है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, शाहपुर गांव, वाराणसी। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने भारतीय हॉकी के जादूगर को श्रद्धांजलि दी। मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय खेलों में ध्यानचंद का योगदान अमूल्य है। साथ ही उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और पीएम मोदी की सराहना भी की। मनोज तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक प्रसाद ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी। सर, किस तरह से आप मेजर ध्यानचंद जी के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं? कि मेजर ध्यानचंद जी अब एक ऐसे मानक बन गए हैं जिनका नाम लेते ही लगता है कि एक खेल की बहुत बड़ी दुनिया खड़ी हो जाती है और हॉकी की बहुत बढ़िया दुनिया खड़ी हो जाती है। अब मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान के साथ साथ और भी ऐसे लोग निकलें जो सही मायने में मेजर ध्यानचंद साहब को अपनी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, खेल से खिलाड़ी बन के। उसके लिए भारत ने बहुत सारे प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक तो सभी देखते होंगे देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से खिलाड़ियों से, खेलों से, तैयारियों में डाइट बढ़ गए हैं, डाइट के बजट बढ़ गए हैं, खिलाड़ी खेलते हैं उनके कोचेज बढ़ गए हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा काम किया जो आज मैं नेशनल स्पोर्ट डे पे शेयर करना चाहता हूँ दूरदर्शन के मार्फत, कि अब हम खेल प्रतिभा खोज शुरू कर दिए हैं। 8 साल की उम्र से हम स्कूल से, संस्थान से बच्चों को चुनेंगे और हम देखेंगे उनके अंदर क्षमता तो है लेकिन किस खेल में जाने की है। तो एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार में अभी मनसुख भाई हमारे मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमने नेशनल स्टेडियम में अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम किया था जहां 8000 बच्चे थे। तो ये भी एक नया शुरुआत कर रहे हैं ताकि मेजर ध्यानचंद जैसे महान शख्सियतों को सही मायने में हम अपने दिल में रख सकें। तो ये थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मेजर ध्यानचंद जी का इंडियन हॉकी में और किस तरह से भारत सरकार भी अपना कार्य कर रही है इंडियन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। कैमरामैन सुमित नौटियाल के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज़।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ग्रामीण मांग में सुधार के संकेतों का हवाला देते हुए 2024 और 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज ने उम्मीद जताई कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2024 में 6.8% से बढ़कर 7.2% रहेगी। वहीं 2025 के लिए विकास दर 6.4% के मुकाबले 6.6% रहने की उम्मीद है। मूडीज ने कहा, इन पूर्वानुमान परिवर्तनों में स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ को शामिल किया गया है। मूडीज ने कहा कि भारत ने औद्योगिक और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स वर्ष की शुरुआत से ही लगातार 60 से ऊपर बना हुआ है। मूडीज ने कहा कि मुद्रास्फीति के आरबीआई के अनुमानित लक्ष्य के करीब पहुंचने से घरेलू खपत में वृद्धि होने की संभावना है। सामान्य से अधिक वर्षा के कारण कृषि उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के कारण ग्रामीण मांग में सुधार होने की संभावना है। मूडीज ने उम्मीद जताई है कि बढ़ती क्षमता उपयोगिता, सकारात्मक कारोबारी भावना और सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर खर्च पर निरंतर जोर दिए जाने के कारण पूंजीगत व्यय में और तेजी आएगी। रेटिंग एजेंसी ने माना कि रोजगार सृजन और कौशल विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस बीच फिच ने स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म ग्रोथ का हवाला देते हुए भारत की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग को BBB पर स्थिर रखा है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तोहफा मिलने वाला है। ऐसा तोहफा जिससे न सिर्फ राज्य की दशा और दिशा को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि नए भारत की तस्वीर को भी विकास के पंख लग जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां से अगले साल अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं। देखिए जेवर से हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पर्दे की इस आलीशान झलक को अमली जामा पहनाने के लिए जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम जोर शोर से चल रहा है। नोएडा का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसकी पूरा होने की उम्मीद फर्स्ट फेज की 2025 अप्रैल में है। दिसंबर तक यहाँ पर टेस्टिंग फ्लाइट कंप्लीट हो जाएंगी और ये जो रनवे आप देख रहे हैं जो 3.9 किलोमीटर लंबा है, यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानें भरा करेंगी। टेस्ट उड़ानों की प्रक्रियाओं के लिए इसकी प्रयोगात्मक उड़ानें और एरोड्रोम लाइसेंस आवेदन दर्ज करने की प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का वाणिज्यिक संचालन अप्रैल 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने निर्माण कार्य शुरू होने के बाद पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से प्रगति की है। इस एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाने के बाद ये भारत में एविएशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा ये प्लान रहा है कि हम इंडियन हॉस्पिटैलिटी और स्विस एफिशिएंसी को साथ साथ लेके आएं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि जिस जगह पे हम एयरपोर्ट बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो कल्चरली बहुत रिच है, हिस्ट्री बहुत है, हेरिटेज बहुत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा एयरपोर्ट डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये भी है कि मॉडर्न एयरपोर्ट भी चाहिए ना, सो उन दोनों को कैसे हमने साथ साथ किया कि जो पूरा डिज़ाइन है आप देखोगे आपको मॉडर्न झलक आएगी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री की। क्योंकि अभी जो हमारी पैसेंजर ग्रोथ है इंडिया में, एविएशन की स्टोरी है इंडिया में, वो बहुत पॉजिटिव है। हमारा पूरा प्लान है कि हम इस एयरपोर्ट को अप्रैल तक ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। हवाई अड्डे के प्रथम चरण का काम तेजी से चल रहा है। फैसाड और रूफ का काम चल रहा है। बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का काम इंस्टॉलेशन पूरा होने वाला है। MEP और फिनिशिंग कार्य तेजी से चल रहा है। रनवे पर एस्फॉल्ट बिछाने का काम पूरा हो चुका है। रनवे की मार्किंग, अप्रोच लाइट्स और एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग का काम चल रहा है। ATC टावर में MEP कार्य और फिनिशिंग का काम जारी है। DVOR को कैलिब्रेट कर लिया गया है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। इंडिगो और अकासा एयरलाइंस के साथ MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। नेटवर्क प्लानिंग और ऑपरेशनल आवश्यकताओं पर बात जारी है। अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कैरियर्स की गहरी रुचि दिखाई दे रही है। विमान में फ्यूल भरने की सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो आवंटित किए जा चुके हैं। रिटेल, डाइनिंग, लाउंज, ड्यूटी फ्री और होटल के लिए नॉन एरो रियायतों के लिए भी हस्ताक्षर हो गए हैं। एयरपोर्ट के मुख्य सिस्टम्स के लिए फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट पूरे हो गए हैं। साइट पर उपकरण आने लगे हैं। चेक इन कियोस्क, सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप्स और ई-गेट्स का परीक्षण चल रहा है।
महत्वपूर्ण ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सेवाओं जैसे एयरफील्ड लाइटिंग, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, लिफ्ट और एस्केलेटर्स के लिए समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। NIA द्वारा कैलेंडर वर्ष 2024 के अंत तक एरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य त्वरित गति से पूरा करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने EPC कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एवं सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस एयरपोर्ट के ऑपरेशन अप्रैल 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगे, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक वृद्धि का एक नया युग शुरू होगा। We're very excited about the potential for air cargo. We're in the middle of a strong manufacturing hub for electronics. We're in the middle of a very strong agricultural region. The multimodal cargo hub that Air India SATs are developing together with us will provide air cargo capacity for the industry, helping to trigger, stimulate economic growth and development. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आधुनिक यूजर फ्रेंडली डिजाइन भारत की प्रेरणा से विकसित करने के लिए स्विस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी के साथ भारतीय सौहार्द और आतिथ्य का उपयोग किया गया है। इस एयरपोर्ट के पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल काम करना शुरू करेगा, जो प्रतिवर्ष 12 मिलियन यात्रियों के आवागमन को संभालने की क्षमता रखेगा। विकास के चारों चरण पूरे हो जाने के बाद ये एयरपोर्ट प्रतिवर्ष 70 मिलियन यात्रियों का आवागमन संभाल सकेगा। यहाँ पर एग्रीकल्चर एरिया है, उसको ख़ास तौर से ध्यान में रखते हुए स्पेशल फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं ताकि यहाँ के जो फल सब्जियाँ हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे से रखा जाए और उनका भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाए ताकि इस पूरे इलाके का विकास हो सके। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, जेवर एयरपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो समारोह का आयोजन किया गया है। क्या कुछ होने वाला है इस समारोह में, देखिए DD न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा 29 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक चलने वाले 7वां इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का शुभारंभ आयुष मंत्री प्रकाश राव जाधव ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। नमो गंगे के माध्यम से यहाँ पर आयुर्वेद और आयुष के माध्यम से बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया। एग्जीबिशन में आयुर्वेद, आयुष और एलोपैथी सभी को साथ में लेके आयुर्वेद को बढ़ाने का और आयुष को बढ़ाने का काम नमो गंगे ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय आरोग्य संगोष्ठी में देश के चिकित्सा के क्षेत्र से पद्मश्री और पद्म विभूषण डॉक्टर्स के साथ साथ योग गुरुओं और आरोग्य के क्षेत्र से छात्र भी शामिल हो रहे हैं। भारत ऋषि मुनियों का देश है, भारत आयुर्वेद प्रधान देश है और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कोशिश है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में आयुर्वेद का नाम ऊंचा करें। एक्सपो में भारत डेवलपमेंट और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एक्सपो व एग्रीटेक इनोवेट इंडिया के द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक्सपो में प्रदर्शनी के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न बोर्ड एवं संस्थाओं के आयुर्वेद, वेलनेस आदि से जुड़े 91 स्टॉल लगाए गए हैं। आज मैं यहाँ 7th इंटरनेशनल एक्सपो में आई हूँ, जो हेल्थ का एक्सपो है, विच इज़ इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन से ये होगा कि ब्रेन और स्पाइन की कई बीमारियाँ हैं जो एलोपैथी, जो कि मेरी ब्रांच है, उसके अलावा आयुर्वेदिक, योगा और होम्योपैथ मेडिसिन भी जब जुड़ जाएंगी तो हमको क्योर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत की स्वास्थ्य संबंधी प्राचीन समझ संपूर्ण संसार की एकमात्र उम्मीद है। आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, इन चारों विधाओं के विशेषज्ञ और चिकित्सकों का एक साथ इस समारोह में मिलना आरोग्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। DD न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 5 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 6 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 9 सितंबर रहेगी।
दूसरे चरण में वोट 25 सितंबर को डाले जाएंगे। इस चरण में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी में 26 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 24 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच की गई। 279 नामांकनों में से 244 नामांकन वैध पाए गए। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया है। अगर इस चरण में देखें तो 5 सितंबर तक आप नोटिफिकेशन यानी कि जो उम्मीदवार हैं वो अपने नाम दाखिल कर सकेंगे, तो वहीं 6 सितंबर को स्क्रूटनी की तिथि रखी गई है और 9 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, यानी कि दूसरे चरण का घमासान 9 सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है और इस महीने की 30 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तिथि है, यानी कि पहले चरण का जो घमासान है वो इस महीने की 30 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो तीसरे चरण के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर से जारी होगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी हर उस तैयारी को पूरा कर लिया है जिससे कि राज्य में जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर शांतिपूर्वक मतदान हो सके और इस पूरी की पूरी कवायद में जो उनके पास मैंडेट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, उसके लिए उन्होंने हर वो मुकम्मल तैयारी की है जिससे इसमें वोटर टर्नआउट भी आगे रहे। तो देखना होगा कि इस दूसरे चरण के लिए अब उम्मीदवारों की जो कवायद है वो किस तरीके से शुरू होती है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। 9 अगस्त की रात में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या का मामला लगातार गरमाया हुआ है। जहां एक और डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है तो बीते दिनों हुए छात्रों के नबन्ना मार्च के दौरान पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें भी अभी ताज़ा हैं। पुलिसिया कार्रवाई के बाद भाजपा ने कल बंगाल बंद किया था, तो आज से भाजपा ने 7 दिन का धरना प्रदर्शन शुरू किया है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है तो कांग्रेस भी ममता सरकार की अराजकता के खिलाफ बयान दे रही है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मां की लड़ाई जारी है। भाजपा लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बुधवार को राज्यव्यापी बंद के बाद गुरुवार से 7 दिवसीय धरने की भाजपा ने शुरुआत की है। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा ने यह धरना शुरू किया है। हालांकि अदालत के आदेश के बाद भी आधी रात को मंच लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ बुधवार को भाजपा ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। इस दौरान भी जगह जगह हिंसा हुई। देसी बम से लेकर कई राउंड फायरिंग की घटनाएं सामने आईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के आक्रोश को कम करने के बजाय हर किसी को धमकाने पर उतारू हो गई हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों को भी धमकी दे रही हैं। भाजपा का आरोप है कि ममता अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए छात्रों को डराने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी अपने बयान पर अब सफाई देते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने मीडिया द्वारा अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने छात्रों और उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, जबकि भाजपा ममता पर राज्य की कानून व्यवस्था को चौपट कर देने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी अपना पॉलिटिक्स के लिए वो देश में जितना बड़ा घटना घटेगा और जितना बड़ा टेररिस्ट होगा सब टेररिस्ट को वहाँ पे रहने के लिए बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि उसका यही है सत्ता जिसको है उसका आइन भी नहीं चलेगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो असम और दिल्ली भी जलेंगे। कांग्रेस पार्टी भी आखिरकार इस मुहिम में शामिल होने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले में विरोध प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे।
और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है। ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। हम लोग तो अच्छा ही चाहते हैं। हाई कोर्ट सीबीआई को अच्छा समझता है, इसलिए इसको केस दिया गया है। हम पूरे वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुर्दा घर पहुंची और मामले की छानबीन की। उधर बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने भी आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी ने भी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। यानी पीड़िता को न्याय दिलाने की इस जंग में अब राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता सरकार बेटी की इंसाफ के लिए ईमानदार कोशिश कर रही हैं या इस मुद्दे को भटका रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात के तमाम जिले इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह बेहाल हैं। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाके बारिश के सितम से परेशान नजर आ रहे हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है तो सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं और कई जिंदगियों को मुसीबत से बचाया है। पीएम मोदी केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दे चुके हैं तो राज्य सरकार भी लगातार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में भी बारिश से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। आफत की बारिश से राहत नहीं, बारिश बाढ़ से गुजरात बेहाल। गुजरात के हालात पर पीएम मोदी की नजर। मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं स्थिति की समीक्षा। बारिश के अलर्ट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और कच्छ में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले कुछ घंटे इन इलाकों के लिए भारी बताए हैं। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर बाढ़ के हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भी लगातार राज्य की स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पानी में फंसे लोगों के लिए राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। खासकर वडोदरा शहर और जिले, देवभूमि, द्वारका और जामनगर जिलों में भोजन के पैकेट, पीने के पानी के पाउच और स्वास्थ्य संबंधी दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात में आई भारी आपदा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। राज्य के साथ केंद्र सरकार भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। केंद्र की ओर से लगातार राज्य को मदद भी भेजी जा रही है। राज्य में इस समय 14 टीमें एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और 22 टीमें एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और सेना की 6 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक करीब 40,000 लोगों को निकाला गया है। पिछले 2 दिनों में द्वारका में भारी बारिश हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस दौरान एनडीआरएफ ने 95 लोगों को बचाया है। राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पिछले 24 घंटा में जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा कच्छ में 30 सेंटीमीटर और द्वारका में 29 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए तो टोटल एक्सट्रीमली 8 जगहों पे रिकॉर्ड हुआ है और वेरी हैवी 11 जगहों पे और 18 जगहों पे हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। इस बीच वन विभाग ने महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के परिसर से एक मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। वडोदरा की विश्वामित्र नदी में बाढ़ के कारण मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। घर के अंदर मगरमच्छ घुसने से लोग दहशत में हैं। बाद में वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किलों के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, तब जाकर लोगों को राहत मिली।
दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में कुछ जगहों पर तेज गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिली। बारिश के कारण दिल्ली के धौला कुआं, चौधरी फतेह सिंह मार्ग, निगम बोध घाट, आजाद मार्ग के इलाकों में बारिश के कारण जल जमाव हुआ है। दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाने के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली के धौला कुआं में भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही थी और हमारा अरेबियन सी से मॉइस्चर एक WD के हेड ऑफ द WD कन्वर्जेंस में था। मॉइस्चर आपका डीप पेनिट्रेशन हो रहा था दिल्ली तक, दिल्ली और इनफैक्ट पूरा नॉर्थ इंडिया में, तो जिसके चलते हमारा पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कल भारी वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। मगर आज का जो स्थिति है, हमारा उम्मीद है कि बारिश का जो पैटर्न है, क्योंकि WD के इंटरेक्शन से ही हमारा मेनली नॉर्थ के तरफ यानी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, इन सभी इलाके में आपका भारी वर्षा रहेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी और गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम घाट डूब गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में रेलगाड़ियों के डिरेलमेंट पर एक बच्चे द्वारा हथौड़ा लेकर रेल पटरी का जॉइंटर निकालने के वायरल वीडियो पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वीडियो में रेल की पटरी उखाड़ रहे बच्चे को स्लीपर से लोग निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को स्लीपर सेल आतंकवादी की संज्ञा दी और कहा कि अब राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे पॉलिटिकल स्लीपर सेल वाले की जुबान बंद हो गई है और वो बस पॉलिटिकल टूरिज्म के समय ही खुलेगी। ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है भारत के रेल को, भारत को अस्त व्यस्त करने का। इस समय न राहुल गांधी की जुबान खुलेगी, न लालू यादव की, न तेजस्वी की, न और किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का खुलेगा। खुलेगा कब? जब पॉलिटिकल टूरिज्म होगा तब। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग पॉलिटिकल स्लीपर सेल हैं। ये तब बोलेंगे जब हादसा हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में INS अरिघात को शामिल किया गया। INS अरिघात से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। ये पनडुब्बी 6000 टन की है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी तक गश्त लगाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी को 750 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल K-15 से लैस किया गया है। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि अरिघात परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाएगी, क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन और शांति स्थापित करने में मदद करेगी और देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक उपलब्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। राजनाथ सिंह ने इस क्षमता को हासिल करने में भारतीय नौसेना, DRDO और उद्योग जगत की कड़ी मेहनत और तालमेल की सराहना की। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये हमारे शैक्षिक मानकों को उच्चतम वैश्विक स्तर तक बढ़ाने और भारत ब्रिटेन सहयोग के शिक्षा स्तंभ को मजबूत करने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रयास हमारे युवाओं को विश्व के लिए तैयार करेंगे और वैश्विक समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे। We are witnessing a significant milestone in international education in India. The issuance of the letter of intent to the University of Southampton, one of the top 100 universities of the world.
and it's issued as they prepare to establish their first campus in India. Today's event is also a testament to the strong and multifaceted bilateral ties between India and the United Kingdom. NEP 2020 is more than just a policy. It is, in fact, a vision for the future of education in India, one that aspires to elevate our standards to the highest global levels. It aims to make India a hub of excellence, attracting students from around the world, setting up foreign university campuses, and fostering global competencies among our students and our faculty. असम सरकार ने मुस्लिम विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और बाल विवाह के रोकथाम को लेकर एक कानून को पारित किया है, जिसके बाद अब मुस्लिमों के विवाह का पंजीकरण काजी के पास नहीं बल्कि सरकार के पास होगा। इसके साथ ही असम सरकार ने शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल करने की बाध्यता को वहां पर लागू कर दिया। और आइए इससे संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए अगली खबर की ओर फिलहाल हम चलते हैं। पंजाब सरकार कर्ज के बोझ में लगातार दबती जा रही है। सरकार को कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। पंजाब की सरकार के मुफ्त वायदे उसकी इस आर्थिक हालत के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर क्या है पंजाब की वित्तीय स्थिति, ये खास रिपोर्ट देखते हैं। एक दौर था जब पंजाब की गिनती देश के अमीर राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन आज बदलते परिदृश्य में हालात कुछ और ही हैं। पंजाब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खुद पंजाब सरकार के मुताबिक 2023-24 में राज्य पर करीब 3,23,000 करोड़ रुपए के कर्ज का अनुमान था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 3,53,000 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। 2024-25 में राज्य के कुल व्यय का 18% यानी 23,900 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च होंगे। पंजाब की आर्थिक बदहाली के लिए राजनीतिक दलों के मुफ्त वायदे जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा में जीत के लिए लुभावने वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त 300 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने जैसी बातें कही थी। इन वादों को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत बताई गई थी। पंजाब में किसानों को एक तो पहले मुफ्त बिजली दी गई हुई है, उसका बहुत ज़्यादा बोझ बिजली का पड़ा है। उसके बाद जब पीछे कांग्रेस सरकार आई चलने की, उन्होंने जो है गरीबों के बिल माफ़ कर दिए। पंजाब में जो है आटा दाल स्कीम है, कई और चीज़ें हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो फ्री शुरू की हुई हैं। सारा जो यहाँ की ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर बेस्ड जीडीपी के ऊपर है या अन्य उद्योगों के ऊपर है, लेकिन पंजाब में इस समय उद्योगों का भी काफ़ी पलायन हो चुका है। 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पीएम मोदी को पंजाब की वित्तीय हालत से रूबरू करवाया था। भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और केंद्र से अगले 2 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज की मांग की थी। पंजाब सरकार के पिछले 6 साल के कर्ज के ग्राफ पर अगर नजर डालें तो साल 2019-20 में पंजाब सरकार पर बकाया कर्ज 2,29,354 करोड़ रुपए था, जो साल 2020-21 में बढ़कर 2,49,673 करोड़ रुपए हो गया। साल 2021-22 में यही बकाया ऋण 2,61,281 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। राज्य सरकार की दिशाहीन राजनीति और अदूरदर्शिता की वजह से राज्य दिनों दिन कर्ज के मक्कड़ जाल में फंसता चला गया। साल 2022-23 में यही कर्ज 2,93,729 करोड़ का हो गया। राज्य पर बढ़ते कर्ज के बावजूद सरकार की नींद नहीं टूटी और वर्ष 2023-24 में पंजाब सरकार पर 3,23,135 करोड़ का कर्ज था। कर्ज के दलदल में दबी पंजाब सरकार फिर भी नहीं जागी और कर्ज साल 2024-25 में
3,53,600 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया। स्थिति ये है कि मुफ्तखोरी के वायदे तले कर्ज में फंसा पंजाब दर्द से कराह रहा है। उसे न तो कोई नीति सूझ है और न ही कोई उपाय दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते लंबे समय से आतंक का पर्याय बने भेड़ियों के खिलाफ यूपी का वन विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी 2 भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। भेड़ियों का ये झुंड अब तक इलाके के कई गांवों में 7 लोगों की जान ले चुका है। उत्तर प्रदेश के बहराइच की महसी तहसील में आतंक का पर्याय बने चौथे भेड़िए को पकड़ लिया गया है। इन भेड़ियों के झुंड ने क्षेत्र के 35 गांवों में हाहाकार मचाया हुआ है। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया। वन विभाग की ओर से सिसैया इलाके में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बहराइच में पहले से 3 भेड़िए पकड़े गए थे। वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों और ट्रैंकुलाइजर गन से लैस टीम के साथ तकरीबन 2 महीने से भेड़ियों को पकड़ने में लगी है। हम लोगों ने एक भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से किसी जूम में ट्रांसफर कर देंगे। उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। बहराइच के 35 गाँवों में भेड़ियों का आतंक चल रहा है। लोग रात भर पहरा देते हैं, उसके बाद भी भेड़िया मौका पाकर लोगों पर हमला कर देता है। भेड़िए के हमले का पहला मामला अप्रैल में सामने आया था। जुलाई से लेकर अब तक 6 बच्चों समेत 7 जानें इन भेड़ियों ने ले ली हैं। क्षेत्र में भेड़िए के हमले से घायल होने वालों की संख्या लगभग 45 हो गई है। ड्रोन से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में कुल 6 भेड़िए हैं, जिनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी बचे भेड़ियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे लोग जो है फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, करीब 10 टीमें लगी हुई हैं, मेहनत कर रही है और हमारे पास थर्मल ड्रोन कैमरास हैं जो कि लोकेट करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द करें। 2 और हैं, ये श्योर हैं हम लोग, और दोनों का अब वो हम लोग बिहेवियर भी स्टडी कर लेंगे और उसके बाद उसको लोकेट कर लेंगे। आदमखोर भेड़ियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग की टीम की ओर से ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। वन मंत्री को स्वयं पूरे मामले की निगरानी के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद से वन विभाग ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। भेड़ियों के इस खतरे को देखते हुए वन विभाग की 16 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं क्षेत्र में 11 जिला स्तरीय अफसरों की टीम पहरा दे रही है। इसके साथ ही 5 जिलों का वन महकमा भी इन भेड़ियों की तलाश में जुटा हुआ है। बहराइच से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तीसरे कुंभ सम्मेलन और अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले से पहले गुरुवार को केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा का विषय था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कुंभ। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन ने चर्चा की अध्यक्षता करते हुए कुंभ मेले को एक पवित्र मेला बताया। ये इंडियन थिंक काउंसिल द्वारा आयोजित 8वीं पूर्ववर्ती गोलमेज चर्चा थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में महाकुंभ मेले का संदेश पहुंचाना था, जिसमें कुंभ मेले को दोष रहित बनाने के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे गए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के महानिदेशक और प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि अगले साल होने वाले कुंभ मेले में 40 करोड़ आगंतुकों के आने की उम्मीद है और उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर से आने वाले आगंतुकों के लिए दुर्घटना मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। तीसरे कुंभ सम्मेलन से पहले पूरे देश में 15 ऐसे गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जो अक्टूबर 2024 तक होने की उम्मीद है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।